चलो राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को पता है कि आज का जो सेशन है, कल हमने यहाँ पर 11 यूनिट जो थी उसमें 3 आपके उपन्यास थे, उसको कंप्लीट कर लिया है। आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं शिवा बावनी, आत्मकथ्य, ग्रामश्री, मेघ आए, कैदी और कोकिला। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 150-200 क्वेश्चन है मात्र। ठीक है, हाँ 150-200 क्वेश्चन है, आराम से अपन पढ़ लेंगे। पहले एक बात का उत्तर चाहिए सभी बच्चों से कि आज के टेस्ट में नंबर कितने आए, बस। बाकी सब तो ठीक ठाक है। हाँ ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। आपके आने से यूट्यूब पर रौनक है। अच्छा ऐसा, चलो भैया, हाँ वो सब ठीक है। नंबर जल्दी कमेंट करो क्योंकि मैंने बोला भी है। और आप लोगों को बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, चाहे आपके 10 नंबर आए हों। आज का टॉपर मुझे पता है। हाँ मजा आ जाएगा टेस्ट में आपको। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन पे जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है वो बच्चे यहां पर कमेंट करें कि कितने नंबर आए हैं तुम लोगों के। हाँ 59, 72, 75, 87। ठीक है, झूठ मत बोलना बेटा, याद रखना। अगर आप मेरे से झूठ बोलोगे मतलब खुद से बहुत बड़ी झूठ बोल रहे हो। आज मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या आए हो 3 नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो ईएसबी की स्क्रीन में नंबर दिखेंगे ना वो मोस्ट हैं। 80, बहुत बढ़िया। देखो जिसके 80 नंबर है ना या 80 प्लस टेस्ट में है आज कल परसों वाले में, वो टॉपर है भैया। हाँ बाकी जिनके 60 प्लस नंबर हैं वो विस्फोटक पदार्थ हैं, वो अपने उद्देश्य तक पहुंच जाएंगे, 60 प्लस नंबर वाले सब। ठीक है, चलो भैया अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बड़ा सेशन है आज बेटा, क्योंकि रचनाएं थोड़ी ज्यादा हैं। ये टेस्ट सीरीज है अपनी, ज्वाइन कर सकते हैं जो नए बच्चे हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें एक बार, क्योंकि फिर बीच में स्टॉप नहीं आएगा कोई भी। हाँ फिर बीच में कोई स्टॉप नहीं आएगा। हाँ कोई भी स्टॉप नहीं आएगा। एक बार सभी बच्चे लाइक कर दें और फुल स्क्रीन कर लो भैया, और हर क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ भैया, आराम से पढ़ते जाओ। ठीक है बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब देखना, यहां पर पहला ही क्वेश्चन है आपका, तो पहले हमको यहां पर देख लेना है भैया। ये आपका कैदी और कोकिला से है। ये आपका कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला जो आपकी यहां पे रचना दी गई है यूनिट 19 में। एक रचना है माखनलाल जी की, एक रचना है, बड़ी उत्तम रचना है, अच्छी रचना है। जैसे आपने यहां पे सुना भी होगा, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो। अच्छी रचना है। आप लोगों ने यहां पर इसकी पंक्ति सुनी होगी, क्या गाती हो क्यों रो रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है। कोकिल बोलो तो, लेकिन बोलती नहीं है। हाँ तब वो बाद में यहां पर एक अच्छी पंक्ति कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बंटवारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। हाँ यही तो कंसेप्ट है भैया कि कोयल क्या गाती हो, क्या लाती हो, क्यों रह जाती हो। हाँ ठीक है, अब देखो भैया जबलपुर जेल में एक रचना लिखी गई थी, बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, सुनिएगा। कैदी और कोकिला यहाँ पे कविता के, यहाँ पर कवि का नाम क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही सभी को? एक बार कंफर्म कर दें भैया। बड़ा क्लास दिख रही है सभी को? एक बार कंफर्म कर दें सभी बच्चे। हाँ क्लास दिख रही है सभी को? क्लास दिख रही है बेटा सभी को? कंफर्म करें भैया सभी बच्चे। हाँ सभी को क्लास प्रॉपर दिख रही है? हाँ लंबी क्लास है बेटा ये।
सभी को प्रॉपर दिख रही है? पोल नहीं देंगे बेटा, पोल थोड़े टाइम लगेगा, पोल नहीं दे पाएंगे। हाँ ठीक है, क्लास दिख रही है बेटा? हाँ एक बार कंफर्म कर दें। दिख रही है? क्या प्रॉब्लम हो गई भैया इसमें? एक सेकंड बेटा। चल हो गया, एकदम सही चल रही है, ठीक है। चलो भैया अब यहां पे समझना, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। हाँ सभी बच्चे यहां पे ध्यान से सुनना आप लोग, बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन दिया, माखनलाल जी की कविताओं में किस स्वर की यहाँ पे प्रमुखता है? ईश्वर भक्ति की, श्रृंगार की, या देशभक्ति की, या हास्य की? चलो भैया बताइएगा। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन शानदार है, ये जबरदस्त है, जिंदाबाद वाला भी है। हाँ ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यहाँ पर क्या है, देशभक्ति की जो भावना है आपको देखने के लिए मिलती है। जो माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में जो स्वर मिलता है वो आपको कैसा मिलता है? तो वो आपको देशभक्ति का मिलता है। कैसा मिलता है? तो वो आपको यहाँ पर देशभक्ति का मिलता है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। अगला देखना बेटा, कैदी और कोकिला कविता में अपनी बात कहने के लिए कवि ने किसको माध्यम बनाया है? तो याद रखना यहाँ पर जो माध्यम बनाया है वो एक कोयल को बनाया है। किसको बनाया है? तो यहाँ पर याद रखना वो कोयल को बनाया है। तो यहाँ पर जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जो कैदी और कोकिला जो रचना है इसमें जो माध्यम बनाया गया है वो यहाँ पर किसको बनाया गया है? तो वो आपका यहाँ पर कोयल को बनाया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा लाड़ लोग। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखना, कैदी और कोकिला में कवि की भाषा कैसी है? अब सुनना भैया, अब आप लोग ऐसे क्वेश्चनों का आंसर 1 सेकंड में दे सकते हैं। हाँ देखना कैसे, क्योंकि कैदी और कोकिला जो है या कोई भी रचना जो आपके सिलेबस में दी है, कोई भी रचना जो आपके सिलेबस में दी है, अगर यहां पर भाषा शैली हमेशा सरल और सहज होगी। इसके बाद कैदी और कोकिला की बात करें तो इसमें बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है लाडलो। किसका हुआ है? तो इसमें यहां पर बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग आपको देखने के लिए मिलता है कैदी और कोकिला में। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा, हाँ क्लास बेटा नहीं चल रही क्या? क्लास चल रही है ना प्रॉपर? एक बार थम्स अप करना बेटा लास्ट। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर जो होगा लाडलो वो क्या हो जाएगा? बोलचाल की खड़ी बोली हो जाएगी। तो यहां पे आंसर आपका बी हो जाएगा। सभी बच्चों का सही है। कवि ने गहना किसे कहा है? कवि ने यहां पर गहना किसे कहा है? तो भैया बताइएगा। ओके, गहना बताना है भैया, ठीक है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप लोगों को यहां पर पढ़ा होगा, जो तीसरे या चौथे नंबर की आप लोगों ने पंक्ति पढ़ी होगी, इसकी तीसरे नंबर का ये पंक्ति आपकी कैदी और कोकिला की, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना। हाँ, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़िया क्यों है ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चर्चक, कोलू का चर्रक चू जीवन की है तान, मिट्टी यहां पर बिल्कुल गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे हैं यहां पर गान। तो ये आपने देखा होगा, जो जंजीरें हैं वो यहां पर एक कैदी की क्या बताई गई हैं? गहना बताई गई हैं। तो याद रखना अपने पांव में पड़ी जंजीरों को यहां पर कवि ने क्या बताया है? गहना बताया है लाडलो। क्या बताया है? गहना। बहुत बढ़िया। आगे देखना भैया, कोलू की चर्रक चू की आवाज कवि के लिए यहां पर क्या है? तो याद रखना जो चर्रक चू की आवाज है वो यहां पर कवि के लिए क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोलू का चर्रक चू जीवन की है तान, कोलू का चर्रक चू जीवन की है तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे हैं यहां पर गान, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ,
हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और इसके बाद आपने देखा होगा खाली कर सकता हूं ब्रिटिश अकड़ का यहां पर कुआ। तो याद रखना ये क्या बताई गई है, कोलू का चर्रक चू जीवन की ये तान। तो यहां पर इसको क्या बताया गया है, जीवन की तान बताया गया है लाडलो, क्या बताया गया है, जीवन की तान बताया गया। बहुत शानदार प्रश्न है ये पूछा भी जा चुका है। अगला, कोयल किसके बीज बो रही है, विद्रोह के, प्यार के, नफरत के और वैभव के। तो याद रखना कोयल जो यहां पर है वो काम किसका कर रही है, तो वो यहां पर विद्रोह के बीज बो रही है। किसके बीज बो रही है, तो कोयल का इस पूरी पंक्ति में जो काम है वो यहां पर किसके बीज बोने का है, कोयल एक मोटिवेशन है, कोयल यहां पर विद्रोह के बीज बो रही है। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा लाडलो, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। आगे देखना, कोयल इस कविता में क्या कार्य कर रही है। अब देखिएगा भैया, तो कोयल यहां पर इस कविता में क्या कार्य कर रही है, स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए, यहां पे प्रेरणा प्रदान करने के लिए, अपने पंचम स्वर से लोगों का प्रसन्नता नहीं भैया, मोटिवेशन का काम कर रही है। वो किसका काम कर रही है, मोटिवेशन का काम कर रही है। तो आप लोग यहां पर याद रखना वो एक प्रेरणा का काम कर रही है, स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने का काम कर रही है। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा लाडलो। आगे बढ़ जाओ, कवि ने जंजीरों को क्या कहा है, परेशानी की वस्तु कहा है, गहना कहा है, शीतलता प्रदान करने वाली वस्तु कहा है, एक हथियार कहा है। तो जो यहां पर, हाँ बिल्कुल भैया, ये बताओ जो जंजीरें हैं वो यहां पर क्या है, जंजीरों को यहां पर क्या है, क्या देख ना सकते जंजीरों का गहना, तो जंजीरों को गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का है गहना, जो ब्रिटिश राज की जो हथकड़ियां हैं वो एक ब्रिटिश राज का यहां पर गहना बताया गया है। आंसर यहां पे क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा, बी। बहुत बढ़िया। कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है, दुर्गा की, सरस्वती की, लक्ष्मी की। तो कोयल जो है, तो कोयल के यहां पर स्वर में किसकी कल्पना की है बताइएगा भैया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं वो अलग है भैया। हाँ, काली तू रजनी भी काली, शासन की जंजीरें काली, काली लहर कल्पना काली, मेली काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। सुना है कि नहीं सुना, हाँ। और पहरे की हंकृति की ब्याली, और तिस पर यहां पर है गाली ये आली। तो याद रखना सब काला, शासन की करनी भी काली, काली रह कल्पना काली भी है, और मेरी काल कोठरी भी काली है। तो यहां पर याद रखना जो कोयल है, कोयल के स्वर को यहां पर क्या कहा है, भारत माता। तो याद रखना किससे कल्पना की है, भारत माता से कल्पना की है, याद रखिएगा। यहां पर अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला, कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना यहां पर किस रंग से की है। तो यहां पर याद रखना कवि ने यहां पर जो तुलना की है वो किस रंग से, तो रंग की अगर हम बात करते हैं तो मैं यही तो बता रहा था कि शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी यहां पर लोह श्रृंखला काली, और पहरे की हुंकृति भी काली, तिस पर है भैया काली ये आली। तो याद रखना काली काली काली, जंजीरें काली, सब चीजें काली हैं भैया, सब काली हैं। तो यहां पे काले रंग से की गई, किससे की गई लाडलो, काले रंग से की गई है। हाँ, आंसर ए आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर। अभी तो आएगा, अभी तो थोड़ा बढ़ो आगे, अभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो फिर और मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है। अब ये है भैया, हाँ ठीक है, बताइएगा यहां पर कौन सा अलंकार। सिंपल सा है, मैं इसको करा भी चुका हूं भैया, सूंघ के आंसर लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए भैया, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ है। हाँ ठीक है, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, ये सबका आंसर इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहां पर इसकी पहचान सबके पास है, हर बच्चे के पास यहां पर इसकी पहचान है, और आंसर आपका आना भी चाहिए जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा वो बोला क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो यहां पर याद रखना ये जो आपको दिया गया है, बिल्कुल भैया जब भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा सिंपल सा आंसर है इसका, हर बच्चे का आंसर बिल्कुल सटीक आ रहा है, और अच्छा भी लग रहा है कि तुम लोगों का आंसर कम से कम आ रहा है। ठीक है, ए बी बी, रखवाली सी,
अच्छा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आंसर ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पर याद रखना, मृदुल वैभव की रखवाली सी, सी का मतलब यहां पर हो गया वाचक शब्द, और वाचक शब्द जहां आएगा तो याद रखना वो मृदुल वैभव की रखवाली के समान है। तो याद रखना यहां पर कौन सा हो जाएगा, उपमा हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा उपमा हो जाएगा भैया, उपमा हो जाएगा आपका। आगे देखना रे कबूतरों, इस काले संकट सागर पर इस पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है, तो इस काले यहां पर बिल्कुल काले संकट सागर पर, तो इसमें भी यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें भी यहां पर कौन सा हो जाएगा। हाँ सर ये अच्छा क्वेश्चन है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया, आंसर आ रहा है ना, बस बात खत्म, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नहीं सर ये भी गलत हो गया, इस काले संकट सागर पर बिल्कुल मरने की, हाँ मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को यहां पर उनके स्वर को खोलो तो, ठीक है भैया। तो याद रखना काले संकट सागर पर, तो यहां पर सीधा सीधा दिया गया है, जब भी आपको इस काले संकट सागर पर, तो यहां पर जो काले संकट सागर पर जो यहां पे आपको दिया गया है, इसका सीधा भावार्थ निकलता है आपका किससे भैया, रूपक से। इसमें किससे निकल रहा है भैया, हाँ बिल्कुल आप लोगों को यहां पर याद रखना चाहिए, क्योंकि इसमें यहां पर सीधा सीधा दिया गया है कि यहां पर वह अंधकार को यहां पर चीरते हुए पीड़ा व वेदना में यहां पर रो रही है। तो याद रखना इस काले संकट सागर पर, मतलब यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहां पर रूपक होगा लाडलो, कौन सा हो जाएगा, रूपक होगा। बढ़िया है इसका, देखो आपके जो अलंकार वगैरह भी आएंगे वो भी यहीं से आ जाएंगे, हाँ वो भी यहीं से आ जाएंगे। संकट रूपी सागर है, हाँ इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते, संकट सागर का मतलब है यहां पर संकट रूपी सागर से भी आप लोग लगा सकते हैं, संकट रूपी सागर से भी आप लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है भैया। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों, कवि ने कोयल के लिए विशेषण का प्रयोग किया है, दावानल सी, वेदना सी, मृदुल वैभव की रखवाली सी, ज्वालाओं सी। तो यहां पे बताइएगा क्या होगा भैया इसमें, हाँ ठीक है, हाँ ये तो आ जाएगा सर, कुछ नहीं है यहां पर मृदुल वैभव की रखवाली सी, तो यहां पर जो विशेषण हो जाएगा वो यहां पे क्या हो जाएगा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, तो आंसर यहां पे सी हो जाएगा। अगला देखना, दावानल यहां पर कौन सी आग होती है, अब देखो यहां पर याद रखना जब भी आप लोग दावा करते हो तो दावा करते हो जंगल का, आप लोग ऐसे याद रखना जब भी आप लोग बोलते हो तो दावा कहां होता है, जंगल में होता है, लेकिन यहां पे बड़वा नल आएगा, बड़वा नल आएगा तो आप लोग याद रखना बड़वा मतलब बड़ा क्या होता है, बोला सर समुद्र होता है, ठीक है। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहा जाता है, जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहा जाता है, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा अग्नि कहा जाता है। तो आप लोग याद रखना यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हाँ क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, एक बार थम्स अप करके बता दो बेटा अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। आग तो कितने भी प्रकार से लग सकती है, एक दिल में लगी आग, कवि का जेल रूपी संसार कितने फुट का है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझना भैया, हाँ ठीक है। यहां पर याद रखना ये समझ में आ जाएगा काल कोठरी से, ठीक है भैया। कवि का जो यहां पर कितने फुट का बताया गया है बताइएगा, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आपने यहां पर देखा होगा, आप पंक्ति जब पढ़ोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि तुझे मेरी हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, मतलब यहां पर कोयल से बोल रहा है तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, और तेरा यहां पर नभ, या तेरा यहां पर नभ भर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरा पूरा आकाश है और मेरा 10 फुट का संसार है। तो आप लोग याद रखना यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
10 फुट का संसार है, तुझे मिला नभ भर में क्या, नव भर का संसार, और मुझे क्या मिला 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, और रोना भी मुझे गुनाह है, यहां पर मैं रो भी नहीं सकता। और मोहन के व्रत पर यहां मोहन का क्या आशय है, तो यहां पर याद रखना मोहन के व्रत पर यहां मोहन का क्या आशय है, तो आप लोग यहां पर याद रखना बिल्कुल मोहन के व्रत पर यहां मोहन का क्या आशय है, तो आप लोग बताइएगा इसमें क्या आशय है। ठीक है भैया, मोहन से यहां पर क्या हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी, क्या हो जाएगा भैया, मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखना, जब भी पूछा जाएगा तो मोहन का यहां पर तात्पर्य किससे है भैया, मोहनदास करमचंद गांधी से है। अगला क्वेश्चन इससे ही रिलेटिव है कि कवि ने विदेशी शासन की तुलना किससे की है, यम से की है, तम से की है, गम से की है, भ्रम से की है। अच्छा क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लेना भैया। हाँ, विदेशी शासन अंधकार से भरा हुआ है, और अंधकार को आप लोग क्या बोलते हो, तम, तिमिर, तमस, अंधेरा, अंधियारा। तो याद रखना यहां पर किससे की है भैया, तो कवि ने विदेशी शासन की जो तुलना है वो तम से की है, किससे की है, तम से की है। आगे बढ़ जाएं कबूतरों, अगला क्वेश्चन और बेहतरीन भैया, लो छाप लो, कवि किसके काले घेरे में बंद है, तो यहां पर कनात, कायनात, दीवार, जज्बात, तो कवि यहां पर किस में बंद है, हाँ सब कुछ काला, जंजीरें काली, ये यहां पर मेरी काल कोठरी काली, तो ये दीवारों के अंदर वो बंद था। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही सभी को। अगला, कवि के लिए गुनाह क्या है, कवि के लिए यहां पर गुनाह क्या है भैया, हाँ तो यहां पर मैंने अभी बोला था तेरे गीत कहावे वाह, मतलब तेरे गीत तो ऐसे लगते हैं वाह, और मेरा तो रोना है गुनाह। तो याद रखना, देख विषमता तेरी मेरी, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो याद रखना यहां पर ये जो आपको दिया है, आप लोग आंसर लगा देना सूंघ के कि भैया यहां पर क्या है, उसका तो रोना भी गुनाह है। लाड़ लो, क्या है कि भैया उसका तो रोना भी गुनाह है, तेरे गीत कहावे वाह, मेरा तो रोना है गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देख लो कबूतरों, कवि ने कौन से गहने पहने हुए, माला, कड़ा, हथकड़ी, अंगूठी। तो यहां पर याद रखना उसकी यहां पर जो गहने हैं वो यहां पर क्या बताए गए हैं, तो गहनों की यहां पर जो तुलना की है, गहनों का मतलब हथकड़ी है, जंजीरें काली, कपड़े काले, काल कोठरी काली। कवि की यहां पर कालिमा मई सखी कौन है, श्यामा, कोयल, भंवरी, रात। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना जो कालिमा मई सखी है कि तू इस अंधेरे में आती, अरे कोयल बोल तो यहां पर याद रखना जो कालिमा मई सखी है उसको जो मोटिवेशन दे रही है, जब यहां पे सब लोग सो रहे हैं तब तू जाग रही है, तो यहां पर याद रखना कोयल है उसकी सखी भैया। कौन है, तो कोयल उसकी सखी है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। देखो ईएसबी में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कैदी और कोकिला में कवि की कालिमा मई सखी कौन है, तो आप लोग आंसर लगा देना कोयल है। ठीक है, यहां मैंने आगे इसलिए नहीं लिखा है कि अभी पूरे क्वेश्चन किसके चल रहे हैं, अभी पूरे क्वेश्चन कैदी और कोकिला के चल रहे हैं। आली का अर्थ क्या होता है, हाँ आली का यहां पे अर्थ क्या होता है, एक बार आप लोग कंफर्म कर दो भैया। एक अली होता है, हाँ एक अली होता है, कोयल भारत माता भी बताई गई है। इसके बाद यहां पर याद रखना आली मतलब होता है सखी, क्या होता है भैया, आली मतलब यहां पर होता है लाडलो सखी होता है। अगला देखना क्वेश्चन, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों है, कवि को यहां पर कोयल से ईर्ष्या क्यों है, कवि को कोयल से ईर्ष्या यूं है, हम में विषमता देख, तो स्वतंत्र है, हम परतंत्र हैं। तो यहां पर यही एक उसको ईर्ष्या है, द्वेष है कि कोयल स्वतंत्र है भैया, कोयल स्वतंत्र घूम रही है, यही उसको एक द्वेष है इसमें। आगे देखना कवि और कोयल में क्या समानता है, कवि और कोयल दोनों में समानता यहां पर क्या है, दोनों में समानता यह है कि कोयल स्वतंत्र होकर स्वतंत्रता के लिए प्रेरित कर रही है, वो अंदर रहकर यहां पे स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। तो याद रखना दोनों में जो समानता है
वो स्वतंत्रता से प्रेरित हैं, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पर किससे प्रेरित हैं? दोनों के दोनों यहाँ पर स्वतंत्रता से ओतप्रोत हैं। लाडलो किससे हैं? स्वतंत्रता से ओतप्रोत हैं। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। कवि कारागार में किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? तो कवि यहाँ पर कारागार में किस तरीके का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? कवि को ऐसा लग रहा है भैया नरक में आ गए हैं। कवि को ये बताओ, क्या कारागार में सुखी है? क्या क्या कारागार में वैभव है? क्या? तो यहाँ पे कारागार में जो मिल रहा है वो नरक मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो नारकीय मिल रहा है। क्या मिल रहा है भैया? नारकीय। आगे बढ़ जाओ कबूतरों। कवि कोयल को बावली क्यों कहता है? कवि यहाँ पर कोयल को बावली क्यों कहता है? क्योंकि वो आधी रात में चीखती है। आधी रात में चीखने के कारण कभी उसको बावली, उसको पागल कहता है। तो यहां पर याद रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा लाडलो, वो यहां पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आज यूनिट 19 कंप्लीट। इसके बाद फिर आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे धीरे धीरे करके एक यहाँ पे यूनिट को एक ही बार में निपटा दे जाएंगे। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 150-200 क्वेश्चन होंगे। अभी थोड़ा स्पीड में जाएंगे। अभी थोड़ा यहाँ पर बेस बनने दो। हर व्यक्ति को बेस पसंद है। बेस क्लियर होगा तभी तो मामला क्लियर होगा। क्योंकि उस बेबी को भी क्या पसंद था? बोला सर बेस। हर व्यक्ति को बेस पसंद। मैथ पढ़ना है सर बेसिक पढ़ाओ, हिंदी पढ़ना है सर बेसिक से पढ़ाओ, कोई भी चीज क्वेश्चन करना है तो बेसिक से कराओ। तो हर व्यक्ति को बेस पसंद है, इसलिए उस बेबी को भी बेस पसंद था। समझ रहे हो ना? हाँ, बहुत बढ़िया भैया। चलो, अलग ही भौकाल है भैया, जलवे हैं। देखना इधर, तुम लोगों के तो जलवे होंगे ही, और क्या। कोयल आधी रात को किसके दुख भरे हृदय पर मरहम लगाने आई थी? हाँ, मरहम की जगह मरहम ना मिली, मरहम की जगह मर ये गई। देखना भैया। हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कवि के जख्मों पर मरहम लगाने आई थी ये। ठीक है, आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। कवि कारागृह में किन लोगों के बीच रखा गया था? अब ये बताओ, कवि यहाँ पर कारागृह में किसके बीच में रखा गया था? जल्दी जल्दी बताना बेटा, ये सिंपल सा है। हाँ, ये सिंपल सा है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर जल्दी जल्दी बताना है। बहुत ही सिंपल है भैया ये। इसका आंसर नहीं आया तो फिर क्या ही कहने भैया। हाँ, कवि को यहाँ पर किनके बीच में रखा गया था? सुन लो पंक्ति, शायद समझ में आ जाए। आप लोगों को यहाँ पे रिकॉल हो जाएगा, आप लोगों को यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं है पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है? शासन है या तम का प्रभाव गहरा है? तो यहाँ पर याद रखना, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, चोर डाकू बटमारों के डेरे में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो भैया, बहुत बढ़िया। हाँ, सही है, सही है, सही है, सही है। कुछ नहीं करना, ये करके दिखाओ, आंसर लगा के दिखाओ। समझ रहे हैं ना? हाँ, अगला क्वेश्चन देखना। कवि को पहरेदार की आवाज किसके जैसी भयंकर लगती है? तो यहां पर याद रखना, कवि को पहरेदार की आवाज किसके जैसी भयंकर लगती है? ऐसा लगता है जैसे नागिन हो। देख रहे हो भैया? हाँ, तो कवि को पहरेदार की आवाज किसके जैसी भयंकर लगती है? ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर नागिन आ गई हो। क्या आ गई हो भैया? नागिन आ गई हो। क्लियर है बात यहाँ पर? हाँ, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब सही है आंसर। ठीक है, और क्या। चलो, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? नागिन के जैसी भयंकर आवाज लगती है कबूतर को। आगे देखना, ये ग्रामश्री है भैया, ये ग्रामश्री है, पंत जी की रचना है। आपने पढ़ा भी होगा। कितने बच्चों ने पढ़ा है? एक बार पहले थम्स अप कर दो ग्रामश्री को। कितने बच्चों ने पढ़ा है? हाँ, एक बार थम्स अप करके बताओ, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भैया। ग्रामश्री एक कविता है सुमित्रानंदन पंत की। ये वही सुमित्रानंदन पंत है जिनका जन्म अल्मोड़ा में होता है। बिल्कुल भैया, इनका जन्म यहाँ पे अल्मोड़ा में होता है, आप लोगों ने देखा होगा। और बड़ी शानदार यहाँ पर रचना है। ठीक है, ग्रामश्री कविता के रचयिता कौन है? ये यहाँ पर आपकी प्रकृति चित्रण इसमें दिया गया है।
सर इनका जन्म बता दो कब हुआ था। कौन है भैया ये? जन्म लिखना है। जन्म हुआ था इनका 1900 में, 20 मई 1900। जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 में हुआ था लाडलो। अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपके सुमित्रन पंत जी का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर 20 मई 1900 में हुआ था। इनकी रचनाएं बात करें तो वीणा हो गया, ग्रंथि हो गया, पल्लव हो गया, ग्राम हो गया, युगांत हो गया, युगांत ठीक है, युगवाणी हो गया, कला और बूढ़ा चांद हो गया, लोकायतन हो गया, इसके बाद यहाँ पे चितंबरा हो गया। ये सब इनकी रचनाएं मानी जाती हैं, तो आप लोग यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। ठीक है भैया। हाँ, ग्रामश्री कविता में यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, इसमें प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन मिलता है। जो प्रकृति का यहाँ पे सुंदर वर्णन आपको दिया गया है ग्रामश्री में, तो ग्रामश्री का अर्थ ही होता है गांव की लक्ष्मी। अगर आपसे पूछा जाएगा ग्रामश्री का अर्थ क्या होता है, तो इसको गांव की लक्ष्मी बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? इसका जो अर्थ होता है वो यहाँ पर क्या होता है? गांव की लक्ष्मी होता है। ठीक है। चलो भैया, हाँ बहुत बढ़िया। और कुछ नहीं है, कवि ने इस कविता में भारतीय जो गांव हैं उनमें यहाँ पे हरी भरी जो धरती है, हरियाली, फसलें, फूल, पेड़ पौधे, और यहाँ पर उन सभी का क्या किया है भैया? चित्रण किया है, मनमोहक चित्रण इसमें किया है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। पंत जी को यहाँ पे पुरस्कार नहीं मिला। अब पंत जी को यहाँ पे कौन सा पुरस्कार नहीं मिला भैया? ये बड़ा चिंता का विषय तुम लोगों के लिए, क्योंकि उनको सब मिले थे भैया। हाँ, पंत जी को सारे पुरस्कार मिले थे। ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। देखो, कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी मिल गया, तो ये तो मिला था भैया। ज्ञानपीठ मिला था चिदम्बरा के लिए, और क्या चाहिए भैया? और पद्म भूषण मिल ही गया था। कौन सा नहीं मिला था? भारत रत्न नहीं मिला था इनको, बाकी सब मिला। ठीक है भैया। हाँ, आगे बढ़ जाए। चलो, ग्रामश्री कविता में किसका यहाँ पर वर्णन दिया गया है? तो ग्रामश्री जो कविता है इसमें यहाँ पर किसका वर्णन दिया गया है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके यहाँ पर बताना। जल्दी से जल्दी यहाँ पर कमेंट करके बताना सभी बच्चे। देखो, ग्रामश्री वही है, फैली खेतों में यहाँ पे दूर तलक, फैली खेतों में यहाँ पे दूर तलक मखवल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तो यहां पर याद रखना, इसमें यहां पर आपका ग्रामीण सौंदर्य को दिखाया गया है, प्रकृति का सुंदर चित्रण इसमें मनमोहक बताया गया है। आगे देखना, सुमित्रन पंत यहां पे किस में आते हैं भैया? ये आधुनिक युग में आते हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ग्रामश्री कविता में मुख्य रूप से कौन सी ऋतु चित्रित की गई है? अब बताइएगा भैया, इसमें यहां पर कौन सी ऋतु चित्रित की गई है? अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन, दमदार भी है भैया ये। हाँ, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैंने आपको जब ऑफलाइन में भी कराया था, एप्लीकेशन में भी कराया था, तब मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आपका मोस्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर याद रखना, ये बसंत ऋतु की बात हो रही है। किसकी हो रही है? तो इस रचना में यहां पर कौन सी ऋतु का चित्रण है? तो बसंत ऋतु का। बेटा एक बार पहले वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे। एक बार यहां पर सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से जल्दी लाइक करेंगे भैया। हाँ, सभी बच्चे एक बार यहां पर लाइक करेंगे। चलो जल्दी जल्दी लाइक कर दो। आपके पास 10 सेकंड का भैया समय है, आपके पास 10 सेकंड का समय है। ठीक है। चलो हो गया। हाँ, अब देखना अगला, ग्रामश्री कविता में यहां पर मुख्य विषय क्या है? तो आप लोग इसका आंसर देना भैया। मुख्य विषय इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें ग्रामीण जीवन के सौंदर्य का चित्रण है और कुछ नहीं है। अगला देखना, यहां पर ग्रामश्री कविता में प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पे प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो आप लोग याद रखना, उसका सजीव और सुंदर चित्रण इसमें दर्शाया गया है, और इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ जाओ भैया। ग्रामश्री किस संकलन में यहाँ पे संकलित है?
तो ग्रामश्री को कहां से लिया गया भैया? पल्लव से। कहां से लिया गया है? तो ग्रामश्री की जहां पे बात होती है ये किसमें संकलित मानी जाती है? पल्लव में। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये शानदार क्वेश्चन है भैया, ये भौकाली क्वेश्चन है। हाँ, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में देखना, बोला सर फेंफड़े ना बाहर आ जाए, कोई बाहर नहीं आएगा। ग्रामश्री कविता में किस वर्ग के विशेष उल्लेख है? तो किस वर्ग का यहाँ पर विशेष उल्लेख है? याद रखना, गांव में कौन रहता है? ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण सौंदर्य का जब वर्णन दिया गया है तो कॉमन सेंस लगाना, गांव में कौन रहता है भैया? किसान रहते हैं कि बनिया वर्ग रहता है? नहीं भैया, तो गांव में कौन रहता है भैया? किसान रहते हैं। कौन रहते हैं भैया? किसान रहते हैं। तो यहाँ पे किसानों का उल्लेख दिया गया है। गांव की तुलना किससे की गई है? इसमें गांव की तुलना यहां पर किससे की गई है बताइएगा? हाँ, गांव की तुलना यहां पर किससे की गई है? ठीक है, गांव को उन्होंने यहां पर क्या बताया भैया? जैसे रंग रंग में फूलों में रिल मिल, रंग रंग के फूलों में यहाँ पे रिल मिल, हंस रही सखियां यहाँ पे मटर खड़ी, एक इसके बाद यहाँ पे मखमली पेटियां सी यहाँ पर क्या है? लटकी, छीमियां छिपाए बीज लड़ी। तो याद रखना, इन्होंने यहाँ पर जो तुलना की है वो किससे? स्वर्ग से की है। किससे की है भैया? स्वर्ग से की है। आगे बढ़ जाओ कबूतरों। भाषा कैसी है? तो भाषा जब भी पूछी जाएगी तो यहाँ तनाव लेना ही नहीं भैया किसी कबूतर को। मैं तो आपको बता रहा हूं, अगर यहाँ पर आपके 11 से लेके 19 यूनिट तक अगर पूछा जाएगा तो यही लगा देना, सरल और सहज। सरल आएगा, सहज आएगा या फिर बोलचाल आएगा, ये 3 शब्द रट लो भैया। ये ट्रिक मान लो या कुछ भी मान लो, ब्रह्मास्त्र मान लो, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरल और सहज बोलचाल की भाषा। तो यहाँ पे सरल और मधुर हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है ये? अगला देखना, कविता में कौन सा रस मुख्य रूप से विद्यमान है? अब ये बताओ, यहाँ पे रस की जब बात होगी तो कौन सा होगा भैया? प्रकृति का सौंदर्य चित्रण है, मधुरता इसमें है, तो फिर श्रृंगारी होगा आपका। जहां पे मधुरता की बात होगी वहां पर कौन सा होगा? श्रृंगारी होगा। आगे देखना, ये वाला क्वेश्चन छाप लेना, ये वाला क्वेश्चन आप लोग छाप लेना भैया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग छाप लेना सभी, ठीक है। आगे देखना, आप ग्रामश्री कविता में कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं? अब बताइएगा यहाँ पे कौन कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का हो जाता है क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा भी है भैया, अलग अलग अलंकार इसमें दिए गए हैं। हाँ, और क्या, अनुप्रास तो सब जगह मिल जाता है, अनुप्रास तो यहाँ पे सब जगह मिल जाएगा, 101% मिल जाएगा। जैसे हसमुख, हरियाली, हिम, ये सब क्या अनुप्रास है। और तुलना भी हो रही है क्योंकि यहां पर जो आपका यहाँ पे ग्रामश्री है इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है, तो उपमा भी हो गया और कई जगह रूप का भी वर्णन है। हाँ, तो याद रखना यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है अब चेक कर लो, और इसको आप नोट डाउन कर लेना, इसको तो रट लेना कि भैया ये आना है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ जाएं कबूतरों, आगे देखना। अब कविता में यहां पर खेती को किस रूप में दर्शाया गया है? खेती मतलब समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। उसमें क्या बताया गया लाडलो? तो खेती को यहाँ पे समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। सबका सही होगा, ये तो सिंपल था। अगला देखना, फिर पता चल जाएगा, फिर पता चल जाएगा। ग्रामश्री में ग्रामीण जीवन को किस दृष्टि से श्रेष्ठ बताया गया है? तो याद रखना, किस दृष्टि से यहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया? संघर्ष के कारण, सरलता और सौंदर्य के कारण, पिछड़ेपन के कारण, या व्यवसाय के कारण। तो यहां पर देखना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है भैया। हाँ बिल्कुल, ये बताओ यहां पर श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि यहां पर ग्रामीण जीवन को किस दृष्टि से श्रेष्ठ बताया है? हरियाली, सुंदरता, और यहां पे मनमोहक चित्रण जो दिया है, तो सरलता और सौंदर्य के कारण ग्रामीण जीवन की यहां पर क्या बताया है? श्रेष्ठ बताया है। अगला देखना रे कबूतरों, सुमित्रानंद पंत की एक अन्य प्रसिद्ध काव्य रचना कौन सी है? मधुशाला, पल्लव, गोदान, गबन।
ये बच्चन जी की है भैया, ये दोनों अपने वही, हाँ ताऊ जी है भैया, प्रेमचंद जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, पल्लव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मैनिफेस्टो हो जाएगा। क्लियर है बात यहां पर? हाँ बिल्कुल। एक और चीज आप लोग याद रखना, ग्रामश्री में मानवीकरण अलंकार भी मिलता है। ग्रामश्री में मानवीकरण अलंकार भी मिलता है। क्लियर है बात यहां पर? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। अगला दिया, पंत जी की कविता में किस प्रकृति तत्व का अधिक वर्णन मिलता है? तो याद रखना यहां पर इस कविता में किस प्रकृति तत्व का अधिक वर्णन मिलता है, तो आप लोग यहां पर याद रखना, इसमें यहां पर किसका मिलेगा? हाँ ठीक है भैया, ये तो सिंपल है, प्रकृति तत्व का पूछा है। कौन सी यहां पर प्रकृति तत्व का यहां पर वर्णन मिलता है? ठीक है, पहली लाइन से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो यहां पर पहाड़ और हरियाली, किसका भैया? पहाड़ और हरियाली। अगला देखना कबूतरों, सुमित्रा पंत को कौन सा प्रमुख सम्मान प्राप्त हुआ? तो याद रखना, ये फिल्म फेयर अवार्ड मिलानी, पद्मश्री मिलानी, नोबेल मिलानी, ज्ञानपीठ मिला था भैया इनको। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा के लिए मिला था यहां पर, 1968 में मिला था। तो आप लोग यहां पर याद रखना। आगे बढ़ जाओ, कविता में गांव का वातावरण कैसा बताया गया है? शुद्ध, शांत, शोर शराबे वाला, प्रदूषित या उदास? तो यहां पर बताइएगा भैया कैसा बताया गया है। तो उन्होंने यहां पर इस प्रकृति को या यहां पर गांव की जो यहां पर कल्चर है उसको यहां पर कैसा बताया, उसके वातावरण को उन्होंने कहा है शुद्ध और शांत बताया है। क्या बताया बेटा? शुद्ध और शांत बताया। आंसर ए हो जाएगा। अगला देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर देंगे भैया इसका, और मैं वेट भी करूंगा कि हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। ठीक है, सुनिएगा, ग्रामश्री में ग्रामवासियों के जीवन को किस रूप में दर्शाया गया है? तो यहां पर याद रखना, ये हर बच्चे का क्वेश्चन इसलिए आएगा क्योंकि सिंपल है, क्योंकि इसमें यहां पर जो गांव के लोग होते हैं सरल होते हैं, संतोषजनक, प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण होते हैं। तो यहां पर याद रखना, ये आपका जो आंसर हो जाएगा लाडलो, वो क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखना, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ? तो 20 मई 1900 में हुआ था। कब हुआ था लाडलो? 20 मई 1900 में हुआ था। आगे बढ़ जाओ, इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यहां पर बताइएगा, एज कहाँ के थे भैया? प्रकृति सबसे अच्छी कहाँ की है भैया? उत्तराखंड की है। कहाँ की है भैया? उत्तराखंड की है। तो कौशानी उत्तराखंड में हुआ था। कहां पर हुआ था भैया? कौशानी उत्तराखंड में हुआ था। तो आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, इनका यहाँ पे मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका क्या था, ये आपको आंसर बताना है। मूल नाम इनका क्या था भैया? तो मूल नाम क्या था भैया? गंगा प्रसाद था इनका। मूल नाम यहां पर क्या था? हाँ बोला, नहीं सर गंगा प्रसाद नहीं था। कौन सा नाम था? ये तो गलत कर बैठोगे तुम लोग, सबका ही गलत आ गया। नहीं, सबका गलत है ये। ठीक है, इसमें कहीं दिया है क्या? दिया होगा भैया। चलो, क्लास रुक रही है। नहीं भैया, क्लास तो ठीक चल रही है। हाँ, ऑप्शन के अनुसार लगाना है भैया। हाँ ठीक है, डन। चलो,
इसको यहां पर आप लोग लिख लेना कहीं पर। हाँ, इनका जो नाम था बेटा वो था यहाँ पर गोसाई दत्त था। क्या था लाडलो? गोसाई दत्त था। इनका नाम क्या था भैया? हाँ, गोसाई दत्त था। बिल्कुल भैया, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, इनका कहीं स्पेशल लिख लेना, गोसाई दत्त इनका यहाँ पर मूल नाम बताया गया है। ठीक है भैया, आगे देखना। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पर कहाँ हुई थी? तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ हुई थी भैया? हाँ, गोसाई दत्त भी इनको कहते हैं, गोसाई दत्त भी इनको कहते हैं। बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है आपका। हाँ, इनकी यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी भैया? तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, देखो प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करें, वैसे तो यहाँ पर ये अल्मोड़ा में स्कूल में ही पढ़ाई की थी। उसके बाद यहाँ पर ये बनारस और इलाहाबाद में यहाँ पर कॉलेजों में उच्च शिक्षा प्रदान की थी। तो आप लोगों से जब भी पूछा जाएगा, ये स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े थे। हाँ बिल्कुल, तो जब भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, निधन हुआ था बेटा 77 में इनका, आप लोग यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगा सकते हो इसका। हाँ, क्या लगा सकते हो भैया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगा सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा नहीं भैया, ये क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ जाता है कि इनकी जो शिक्षा है भैया, वो प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई थी। 5 वर्ष पढ़ने के बाद अल्मोड़ा के स्कूल में गए थे और बाद में बनारस और इलाहाबाद में यहाँ पे कॉलेज से यहाँ पे उच्च शिक्षा प्रदान की थी इन्होंने। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जेल भी गए, इसलिए इलाहाबाद लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखना कबूतरों। सुमित्रानंद पंत किस साहित्यिक युग के कवि थे? तो किस साहित्यिक युग के कवि है भैया? देखना सभी बच्चे ध्यान से, ये भी आपके आधुनिक काल के हो जाएंगे। अगला देखना भैया, पंत जी का साहित्य किस काव्य धारा से जुड़ा हुआ था? तो पंत जी का जो साहित्य था, देखो पंत जी यहाँ पर हो गए, प्रसाद जी हो गए, निराला जी हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, ये यहाँ पर आपके 4 स्तंभ माने जाते हैं और चारों के चारों यहाँ पर किससे हो जाएंगे भैया? अब आप लोग यहाँ पे सी लगा रहे हो कबूतरों। हाँ, ये बताओ यहाँ पर पंत जी किससे होंगे भैया? छायावाद से ही तो होंगे आपके। पंत जी किससे हो जाएंगे? छायावाद। आगे बढ़ना, सुमित्रानंद पंत को किस कविता संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था, 1968 में मिला था, पहले थे। मृत्यु कब हुई थी? 1977 में हुई थी भैया, ये सबको पता है। ठीक है, डन। हो गया, आगे बढ़ जाए। हाँ, आप लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन बताना भैया। अब इसको थोड़ा, ग्रामश्री कविता किस काव्य धारा से संबंधित है? बस ये क्वेश्चन थोड़ा इंपोर्टेंट है। अब इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि पंत जी का तो सबको पता है। हाँ, पंत जी का तो भैया सबको पता है कि यहां पर वो किसके थे? छायावाद के थे। लेकिन ग्रामश्री जो रचना है वो यहां पर किस युग से संबंधित है, ये बताना है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। देखना रे कबूतरों, पंत जी का पूछा जाए या ग्रामश्री का पूछा जाए, है तो पंत जी की ना, काय के लिए? हाँ बिल्कुल भैया, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, इस चीज का एहसास करा देंगे अपन। ठीक है ना? हाँ, तो आप लोग याद रखना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भैया। हाँ, इस चीज का भी एहसास हो जाएगा। तो आंसर यहां पर क्या हो गया भैया? बी। अगला, पंत जी की प्रमुख विशेषता क्या थी? पंत जी की यहाँ पर प्रमुख विशेषता यहाँ पर क्या थी? तो पंत जी की विशेषता थी, क्योंकि ये बताओ प्रकृति का कोमल या सुकुमार किसको कहा जाता है? पंत जी को कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? यस या नो में आंसर दे दो, बस बात खत्म हो जाएगी भैया। हाँ, बस बात खत्म हो जाएगी। हाँ, और क्या भैया? ये बताओ, यहाँ पर ये अरविंद दर्शन से थे, अगर दर्शन पूछा जाएगा तो अरविंद दर्शन से संबंधित थे। ठीक है भैया, और क्या? महात्मा गांधी से बड़े प्रभावित माने जाते हैं ये। ठीक है, तो महात्मा गांधी से प्रभावित हो गए, प्रकृति प्रेमी हो गए, अरविंद दर्शन से संबंधित हो गए, और क्या चाहिए भैया? प्रकृति का कवि है और प्रकृति का सुकुमार कवि है, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण इन्होंने किया है, उत्तराखंड के थे, मामला खत्म। क्या चाहिए और? हाँ, अभिव्यंजनावाद पद्धति भी है इनकी।
ठीक है। इनको यहां पर प्रकृति प्रेमी भी कहा जाता है। प्रकृति प्रेमी, मानवतावादी, मानवतावादी कवि भी इनको कहा जाता है। प्रभाव किसका था भैया? गांधी जी से प्रभावित माने जाते हैं ये। किससे माने जाते हैं? गांधी जी से प्रभावित माने जाते हैं। लगाओ आंसर। तो इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। मेघ आए, लो भैया अब आ गए यहां पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब यहां पर इनकी रचना को भैया पढ़ना है, इनकी रचना को यहां पर पढ़ना है। चलो भैया, मेघ आए बन ठन कर, राधे 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 राधे। कितने कबूतरों को पता है भैया इसके बारे में? हाँ, क्योंकि मानवीकरण अलंकार का भौकाल होने वाला है अब। और मानवीकरण अलंकार तो तुम्हारी रग रग में समाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के यहां पर तुम क्या हो भैया? हितैषी हो। ऐसा है तो नहीं भैया? हाँ, कितने लोगों ने पढ़ा है मेघ आए बन ठन कर? और क्या, मेघ आए बन ठनकर सवर कर, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। एक दामाद आता है, देख रहे हो? दामाद की किस्मत खुल जाती है भैया यहाँ पर। जैसे आता नहीं है कि यहाँ पर शादी होती, दामाद आता है तो औरतें झांकने लगती हैं। और क्या, सालियां भागती हुई आती हैं। देखा होगा गांव में औरतें थोड़ी सी यहाँ पर साड़ी को उठा के भागती हुई आती, स्पीड में, जैसे बुलेट ट्रेन आ रही हो। बड़े बुजुर्ग उसका यहाँ पर स्वागत करते हैं। और छोटे चिलगोंजे टाइप के जो कबूतर रहते हैं साले, वो भी आते हैं भागते, जीजा जी आए हुए हैं, समझ रहे हो ना? ये वही है। मेघ आए, बड़े दिनों के बाद आ रहे हैं। मैडम को तो भरोसा ही नहीं था कि आएगा, लेकिन कबूतर आ जाता है। हाँ? और क्या, वही तो मामला है पूरा, वही पूरा मामला है इसमें। बिल्कुल भैया, दामाद आते हैं भैया तो झरोके, मतलब यहाँ पे झांकना, महिलाएं झांकने लगती हैं। खिड़कियां, गांव में नहीं बोलते थे कि जब दूल्हा जाता था तो छत पे से यहाँ पर ऐसे लगता था छज्जे टूट गए हों, जो आगे रहता था भैया। हाँ, तो मेघ आए कविता यहाँ पर किसके द्वारा रचित है भैया? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा है। मेघ कैसे आते हैं? बेहतरीन अस्त व्यस्त बन ठनकर सवर कर आते हैं भैया। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। मेघ आए कविता किस पर आधारित है? बयार, पयोधर, नदी के सौंदर्य या दामाद पर? हाँ, एक बार यहां पे थम्स अप कर दो भैया। मेघ आए कविता किस पर आधारित है? मेघ आए बन ठनकर संवर कर। हाँ, इसका आंसर तो सबका आना चाहिए भैया। सूंघ के आंसर लगा दो। इस ऑप्शन को हटा दो, कंफ्यूजन दे रहा होगा ना, नन ऑफ दीज लगा दो। अब बताओ आंसर। दामाद दिया ही नहीं ऑप्शन में। हाँ, बिल्कुल भैया, बादल। मेघ आए कविता किस पर आधारित है? पयोधर पर। किस पर आधारित है बेटा? पयोधर, यही ऑप्शन आता है आपका। ये तो डाल दिया है। हाँ, ऑप्शन आता है तो आपको क्या लगाना है? पयोधर लगाना है। ठीक है भैया। हाँ, अगला देखना। नदी किसका प्रतीक है यहां पर? तो नदी यहां पर किसका प्रतीक है? आप लोगों ने यहां पर पढ़ा होगा भैया, नदी किसका प्रतीक बताया गया है? तो नदी का मतलब यहां पर गांव की युवती का प्रतीक बताया गया है। नदी का मतलब यहां पर गांव की युवती। आगे देखना। कविता में किस ऋतु का मनोरम और काल्पनिक चित्रण हुआ है? बसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का, शिशिर ऋतु का? तो ये बताइएगा। मेघ आए बन ठनकर सवरकर, मतलब यहाँ पे वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है। अगला देखना। वर्षा ऋतु के आने से आकाश में कौन सुशोभित है? तो वर्षा ऋतु के आने से यहाँ पे कौन सुशोभित है? तो मेघ, तारे, इंद्रधनुष और चंद्रमा। तो यहाँ पर वर्षा ऋतु के आने से सुशोभित कौन होता है भैया? मेघ होता है लाडलो। आगे बढ़ जाओ। पेड़ किसके कारण यहाँ पे झुक गए हैं? तो पेड़ यहाँ पर किसके कारण झुके हुए हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है।
चलो भैया, हाँ तो पेड़ किसके कारण झुक गए हैं? हाँ बोला सर यहाँ पे फलों के कारण, लंबे होने के कारण, बादल के कारण। भैया हवा के कारण। हवा आ रही है तेज, झुके जा रहे हैं, जमीन से लगे जा रहे हैं। जैसे दामाद आते हैं तो लोग पैरों में गिरने लगते हैं, देखा है कि नहीं देखा? हाँ स्वागत में। पाहुन शब्द का यहाँ पर, पाहुन का मतलब होता है मेहमान से होता है। पाहुन मतलब यहाँ पर क्या होता है लाडलो? तो पाहुन का मतलब मेहमान होता है। आगे बढ़ जाओ, अगला दिया है, घाघरा उठाकर कौन भागी थी? पत्तियां, धूल, छोटी लड़कियां, औरतें। चलो भैया यहां पर आपको ये बताना है, तो यहां पे घाघरा उठाकर कौन भागी थी? नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ देखो पंक्ति को पढ़ना। पेड़ यहां पर झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। पेड़ यहां पे झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूस सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? धूल हो जाएगा। प्रस्तुत कविता में बादलों को किसकी उपमा दी गई है? तो बादलों को यहां पर किसकी उपमा दी गई है? मेघ आए बन ठन के सवर के। तो ये यहां पर जो बादल हैं, बादल को यहां पर सजे सवेरे दामाद की यहां पर क्या की गई? उपमा दी गई है भैया। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूघट सर के। इस पंक्ति में यहाँ पे अर्थ बताइएगा। तो यहाँ पर इस पंक्ति का यहाँ पे अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे याद रखना, इस पंक्ति का जो अर्थ होगा वो यहाँ पर क्या होगा? नदी ने अपना घूंघट नहीं हटाया, नदी ठिठकी नहीं, नदी सीधे मेहमान को देख रही है। नदी रूप स्त्री यहाँ पे रुककर अपना घूंघट हटाकर तृतीय नजरों से मेहमान को देख रही है। तो नदी रूपी जो स्त्री है, यहाँ पर नदी जो है वो यहाँ पर एक स्त्री को बताया गया है, वो यहाँ पर अपना घूंघट थोड़ा ऊपर करके देख रही है। दामाद आया है। हाँ ऐसा लग रहा था जैसे विवेक ओबराय आया हो, समझ रहे हो ना? आजकल जैसे शादियां होती हैं उसमें भी ऐसा लगता है जैसे विवेक ओबराय हो। हाँ और क्या, अगला देखना, अगला देखना। हवा कैसे चलती है? हवा कैसे चलती है? तो हवा नाचती गाती बयार चली। तो नाचती गाती यहां पर बयार चली, तो आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। पाहुन को देखकर कौन ठिठका? नाला, नदी, पड़ोसिन, झाड़ियां। तो पाहुन को देखकर यहां पे कौन ठिठक रहा है? नदी ठिठक रही है। कौन ठिठक रही है भैया? नदी ठिठक रही है। आगे, बरस बाद सुध लीनी, किसने कहा था? मतलब बरसों बाद सुधी ली है भैया। हाँ ठीक है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, आंसर तो सबका आएगा। देखो यहां पर आंसर अपने हिसाब से नहीं देना है आपको, समझ रहे हो ना? हाँ क्योंकि आपकी बत्तीबाजी इसमें चलेगी नहीं। या तो पंक्ति याद होनी चाहिए। जैसे बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर यहाँ पे जुहार की। बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता ओट को किवार के। तो यहां पर याद रखना, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार ली। तो यहां पे जुहार किसने की थी? बूढ़े पीपल ने। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। किसकी ओर से लता अकुलाई? तो यहाँ पे बोली अकुलाई लता ओट को किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। तो यहां पर याद रखना किससे? किससे भैया? किवाड़। क्या हो जाएगा भैया? तो यहां पर याद रखना पेड़ से, या यहां पर किवाड़ से, खिड़की से, या झाड़ी से। लता कुलाई। हाँ ठीक है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। ठीक है भैया। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बन ठन के सवर के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किवाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किवाड़ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। या देखो इन क्वेश्चनों को तभी लगा सकते, या तो पंक्ति आपको पता होना चाहिए, या फिर इनको रिवाइज करते रहो, डेली पढ़ते रहो आप लोग। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। मेघों के आगे कौन नाचती गाती हुई चल रही है? तो यहाँ पर हवा चल रही है, बयार चली। हाँ तो कौन चल रही है भैया? बिल्कुल भैया, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे, गली गली पाहुन ज्यों आए गांव
मैं शहर के मेघ आए बन ठन के सवर के। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाओ। हर्षाया ताल, क्या भरकर लाया था? परात भरकर लाया था भैया। क्या भरकर लाया था? परात। आगे बढ़ जाओ। चारों ओर आकाश में क्या छा गया था? तो चारों ओर यहां पर आकाश में क्या छा गए थे? मेघ छा गए थे। क्या छा गए थे भैया? मेघ। आगे बढ़ जाओ। परिवार के सदस्य परात में पानी भर के क्यों लाते हैं? तो परिवार के जो सदस्य होते हैं वो पानी भर के क्यों लाते हैं? जीजा जी के चरण धोने। और का यहीं से सब कुछ मिलेगा भैया। तो याद रखना, चरण धोने के लिए, किसके लिए? परात में यहाँ पर, हाँ बिल्कुल भैया, चरण धोए जाते हैं। आपने देखा होगा थाली में चरण धोए जाते हैं, पैसे भी दिए जाते हैं, वो भी याद रखना। ऐसे ही मत धुलवा लेना तुम लोग। हाँ, जितने कबूतरों की शादी हो गई उनको अनुभव होगा, नहीं हुई है तो वो इस रचना को पढ़ के चले जाना कि यहाँ पर जीजा जी का स्वागत किस तरीके से होता है। चाहे बूढ़ा हो या बुजुर्ग हो या औरत हो या कोई भी हो, बिल्कुल बेहतरीन स्वागत में लगे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मान लो कि यहाँ पर, हाँ बाकी लोग फिर व्यंग भी कसते हैं, आया था बॉस बन के। हाँ, तो ज्यादा बॉस बन के भी मत जाना। बिजली की तुलना किससे की गई है? नायिका से, नदी से, वर्षा से, अटारी से। हाँ ठीक है, तो यहां पर बिजली की जो तुलना है बेटा, इसमें किससे की गई है? नायिका से की गई है लाडलो। किससे की गई है? नायिका से। कुछ लोग अटारी ना बोल दें। अटारी भी हो सकती है बिजली। अच्छा ठीक है, डन। यहां पर नायिका का कंसेप्ट समझना। ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसका पहले कंसेप्ट सभी लोग समझ लो भैया। हाँ, इसका कंसेप्ट यहाँ पे समझना भैया। इसका यहाँ पे कंसेप्ट पहले समझना सभी बच्चे, और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाए। क्षितिज, अटारी, गहराई, दामिनी, दमकी। तो याद रखना, क्षितिज, अटारी, गहराई, दामिनी, दमकी। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। तो किसकी गांठ खुल गई थी भैया? उसके भ्रम की गांठ खुल गई थी कि उसको ये लग रहा था नायिका को कि वो तो आएंगे ही नहीं, लेकिन कबूतर आ गया है। हाँ, तो यहां पर क्षितिज, अटारी, बिल्कुल भैया, अटारी, गहराई, दामिनी, दमकी। तो भैया यहाँ पे बिजली चमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब उसके भ्रम की। तो नायिका रूपी लता थी भैया। तो याद रखना यहां पर ए हो जाएगा इसका। हाँ ठीक है, चलो। अकोलाई लता किसका प्रतीक है? यहां पर अकोलाई लता यहां पर किसका प्रतीक है? अकोलाई लता यहां पर किसका प्रतीक है भैया? तो याद रखना, अकोलाई लता किसका प्रतीक है? हाँ बताइएगा, अकोलाई लता यहां पर किसका प्रतीक है? बोली अकोलाई लता ओढ़ की किवाड़ की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। तो ये यहाँ पर क्या है? एक वियोग है। ये वियोग से यहाँ पर व्याकुल प्रियतम का यहाँ पर क्या है भैया कि जो वियोग था कि वो नहीं आएंगे, तो यहाँ पर वियोग से व्याकुल प्रियतमा का यहाँ पर क्या है भैया? अकुलाई। तो ये प्रतीक बताया गया है। गांव में पाउन कहां से आए थे? तो यहां पर विदेश से आए थे, कस्बे से आए थे, नगर से आए थे, गांव से आए थे। तो याद रखना कहां से आए थे भैया? हाँ चलो बताइएगा, ये तो सिंपल है भैया। नगर से, शहर से, गांव से। तो भैया नगर या शहर लिख सकते हैं। ज्यों आए हो शहर से गांव में, तो आंसर सी हो जाएगा। आगे देखना, मिलन के अवसर पर क्या झलके थे? मिलन के अवसर पर क्या झलके थे? आंसू, पसीना, हृदय। चलो भैया, मिलन के अवसर पर क्या झलके थे? हाँ, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके। वो सुना नहीं है? बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु धड़के। अब भैया यहां पर मिलन के अश्रु धड़क रहे हैं। धड़कने का मतलब यहां पर बह रहे हैं। मेघ आए बन ठनके सवर के, तो बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा भैया? आंसू हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? आंसू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखना। बारिश होने से पहले आकाश में बादल कैसे छाए हुए थे?
तो याद रखना, जब यहाँ पे बारिश होने से पहले आकाश में जो बादल छाए हुए थे वो यहाँ पर कैसे छाए हुए थे? सघन। क्योंकि यहाँ पर काले घनघोर यहाँ पर बादल छाए हुए थे, मतलब यहाँ पर सघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? सघन। सघन का मतलब घनघोर होते हैं। बिल्कुल भैया, एक सघन होता है, एक विरल होता है, फैलाव होता है। सघन मतलब यहाँ पर आपस में, तो याद रखना सघन मतलब यहाँ पर छोटी विषय वस्तु होती है। सघन से विरल माध्यम बड़ा हो जाता है, फैलाव हो जाता है। यहाँ सघन थे भैया। आगे देखना, पाहुन का अर्थ मेहमान से होता है, ये सिंपल है। बादल रूपी मेहमान के आने पर किसने उनका बुजुर्ग की तरह यहां पर स्वागत किया था? बताइएगा भैया। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा और देखना। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा समझना बेटा, ऑप्शन देखना इसका। हाँ बिल्कुल, देखो मेहमान तो होता है, लेकिन यहां इस रचना के हिसाब से दामाद दोनों हो जाएगा लाडलो। इसका मेहमान भी हो जाएगा, दामाद भी हो जाएगा, लेकिन वास्तविक यहाँ पर क्या होता है? पाहुन आगुन तो मेहमान ही होता है, लेकिन इसमें दामाद दिया है तो वो भी तो मेहमान ही बन के आया था। तो यहाँ पे आंसर दोनों हो जाएगा इस रचना के हिसाब से। बादल रूपी मेहमान के आने पर यहाँ पर बुजुर्ग की तरह स्वागत किया था, किसने किया था भैया? हाँ, ये तो सिंपल है। एक बार यहाँ पे थम्स अप कर दो भैया। हाँ, एक बार यहाँ पे थम्स अप कर दो सभी। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर यहाँ पर जुहार की, बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता ओट के किवाड़ की। तो यहाँ पर याद रखना क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर क्या किया भैया? जुहार की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अरे कबूतरों, सी हो जाएगा। लगाओ आंसर सूंघ के। बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है यहाँ पर? तो बूढ़े पीपल की जब बात होती है तो वो यहाँ पर किसका प्रतीक बताया गया है? बूढ़े पीपल की जहाँ पे बात होती है, बूढ़े पीपल मतलब यहाँ पे घर का बड़ा बुजुर्ग आदमी होता है। तो यहाँ पर याद रखना आंसर हो जाएगा बड़े बुजुर्ग का, बी आंसर हो जाएगा। एक बार सभी बच्चे थम्स अप करेंगे भैया, जल्दी जल्दी वीडियो को यहाँ पर लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। सबके कमेंट आने चाहिए, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताएंगे। और यही सेशन आपको लगातार इसी क्रम में चाहिए, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे भैया, सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखना यहाँ पर। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रुधर के, इस पंक्ति में बांध टूटना किस बात को दर्शा रहा है? तो बांध टूटना यहां पर किस बात को दर्शा रहा है? मजा आ रहा है सर, आएगा भैया। अच्छा ऐसा, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर याद रखना बांध टूटने का मतलब यहां पर नाराजगी के भाव को, कलह समाप्त यहां पर होने के भाव को, वर्षा के होने के या प्रेम के मधुर पल को। तो बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। अब यहां पर देखना इसका आंसर 100% गलत दे दोगे आप लोग। हाँ, क्योंकि गांव में मेघ के आने से हर्षो उल्लास का यहाँ पे चित्रण दिया गया है, मानवीकरण अलंकार भी है यहाँ पर। तो आप लोग यहां पर याद रखना वर्षा के होने, बांध टूट गया है। अब यहां पर इसका एक दूसरा जो परिप्रेक्ष्य में अर्थ निकलता है वो ये भी है कि यहां पर क्या वो आएंगे? नायिका कह रही है ये बांध टूट गया, वो आएंगे नहीं, भरोसा ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे बांध टूटने का मतलब है कि जो किसान हैं उनका यहाँ पर भैया मेघ के आगमन से गांव में जो हर्षोल्लास है, बारिश नहीं हो रही थी तो वो बांध टूट गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी। नदी ने अपने मुख पर क्या सरका लिया है? तो नदी ने अपने मुख पर क्या सरका लिया है भैया? घास, पत्ते, घूंघट, केस। ठीक है, नदी ने अपने यहां पर मुख पर क्या सरका लिया है भैया? हो, घूंघट सरकाए, घूंघट उठाए। सुना है कि नहीं सुना भैया? हाँ, घूंघट उठा उठा के देख रही थी भैया स्त्रियां, तो घूंघट हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। मेघ के आते ही चारों ओर किसकी संगी ध्वनि होने लगी थी? जल बरसने की, पक्षियों की, विवाह की या उत्सव की? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो किसकी भैया? जल बरसने की यहां पर क्या होने लगी थी? ध्वनि होने लगी थी। अगला, गली गली में खिड़कियां दरवाजे क्यों खुलने लगे थे? क्योंकि यहां पर बादल को देखने के लिए, यहां बादल का मतलब यहां पर दामाद को देखने के लिए।
नदी के ठिठकने का क्या कारण था भैया? तो नदी के ठिठकने का जो कारण था, तो दामाद रूपी बादल को देखकर नदी के ठिठकने का कारण बताया गया है। आगे देखना, लोगों ने किस लिए अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल दिए थे? अब खिड़की दरवाजे इसलिए खोल दिए थे ताकि यहाँ पे बारिश देखने के लिए भैया, और दामाद को देखने के लिए। हाँ, जो दामाद रूपी बादल यहाँ पे बताया गया है। बारिश होने से तालाब किससे भर गए थे? तो यहाँ पर किससे भरेंगे? जल से भरेंगे भैया, पानी से भर गए थे। अगला अगला दिया है, ताल क्यों प्रसन्न हो गया? बादल को देखकर, कीचड़ को देखकर, मेहमान को देखकर, या हवा को देखकर? तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा, बादल को देखकर यहाँ पर ताल क्या हो गए? प्रसन्न हो गए, तालाब प्रसन्न हो गए। अगला देखना भैया, बयार किसका पर्यायवाची है? बयार मतलब हवा होता है, बयार मतलब हवा होता है। अगला देखना, बादल के स्वागत के लिए तालाब कैसे खड़ा था? तो बादल के स्वागत के लिए तालाब यहाँ पर कैसे खड़ा था? पानी से लबालब खड़ा था, वो पानी से भरा हुआ खड़ा था वो। आगे बढ़ना भैया, अश्रु, अश्रु का तद्भव होता है बेटा आंसू होता है। क्या होता है? आंसू होता है। आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर धूल घाघरा उठाकर क्यों भागी थी? तो धूल घाघरा उठाकर क्यों भागी थी? ताकि यहाँ पर मेघ के आने पर आंधी भी आ गई थी। तो आंधी आएगी तो धूल तो उड़ेगी ना, दामाद आएगा तो यहाँ पर लोग भागेंगे ना। बिल्कुल भैया, जा चीज को एहसास करा देंगे ना अपन। देखना भैया, हाँ, आत्मकथ्य शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? अब ये आत्मकथ्य आ गई है भैया, आत्मकथ्य आ गई है, बताइएगा भैया। हाँ, बहुत बढ़िया, ये भी रचना है, अच्छी रचना है, बेहतरीन। हाँ, चलो देखते जाएं भैया। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला देखना भैया, कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? तो कवि ने यहाँ पर क्या कहा है? तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, कवि ने यहाँ पर क्या कहा है? बिल्कुल भैया, वो सुना नहीं है, मधुप गुनगुना कर कह जाता। कौन कहानी है अपनी मुरझा कर गिर रही? तो याद रखना, उनको नश्वर कहा है। उन्होंने क्या कहा है भैया? नश्वर कहा है। तो यहाँ पर संसार को नश्वर कहा है। गंभीर अनंत नीलिमा में क्या होने की बात कही है? तो गंभीर अनंत नीलिमा में यहाँ पर क्या है? गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग यहाँ पर करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो यहाँ पर याद रखना, असंख्य जीवन इतिहास। बिल्कुल भैया, कितने लोग आए हैं और कितने लोग चले गए भैया। तुम मेरे से बोलते हो कि मैं अपने बारे में लिखूं, मैं क्यों लिखूं? तुम ही लोग मेरा मजाक उड़ाओगे। हाँ, ये कह रहा है कवि। असंख्य जीवन इतिहास ने कवि का तात्पर्य यहाँ पर क्या है भैया? तो जीवन का वर्णन है, आत्मकथा है, जीवनी है, मानव मन में उत्पन्न विचार है। तो यहाँ पर बताइएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मानव मन के अंदर एक विचार उत्पन्न होना। अगला देखना भैया, इनमें से कौन सी चीज जीवन की नश्वरता को दर्शाती है? तो जीवन की नश्वरता को यहाँ पे क्या दर्शाती है? हाँ, जीवन की नश्वरता यही है कि मधुप यहाँ पे गुनगुना कर कह जाता, यह अपनी मुरझा कर गिर रही भैया क्या है? पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो मुरझा कर गिरते हुए पत्तियों को कह रहा है वो। अगला देखना, कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? हाँ, ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू खुद की खोज में निकल, तू भी एक सिकंदर है। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू खुद की खोज में निकल, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। चलो भैया आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुख दर्द का अभाव मौन हो गया है। क्या हो गया भैया? मौन हो गया है। आगे बढ़ जाओ भैया, कितने लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है? असंख्य लोगों ने। कितने लोगों ने भैया? तो यहाँ पे असंख्य नीलिमा, असंख्य लोगों ने जीवन का इतिहास लिखा है। क्या मिला? कुछ नहीं, व्यंग मिला। गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं भैया? तो अनगिनत लोगों ने यहाँ पे अपनी आत्मकथा लिखी है। क्या लिखी है? अपनी आत्मकथा लिखी है। आगे बढ़ जाओ, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है भैया? तो मुरझाकर गिर रही जो पत्तियां हैं वो किसका प्रतीक है? मुरझाकर गिरने का मतलब निराशा से है। यहाँ पर किससे भैया? निराशा से है। आगे, कवि ने मधुप किसको कहा है? मधुप मतलब यहाँ पर मन को कहा है। किसको कहा है? भौरा नहीं है, मधुप यहाँ पर मन को कहा है। हाँ,
अरुण कोपल का अर्थ क्या होता है? अरुण कोपल का यहाँ पे अर्थ होता है, अरुण मतलब होता है लाल, कॉपर मतलब यहाँ पे गाल, तो लाल गाल होता है, अरुण मतलब लाल गाल हो जाएगा कॉपल। कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? तो कवि ने यहाँ पर अपने मन को एक भंवरे का रूप दिया है। किसका रूप दिया है भैया? आत्मगत्य में भंवरे का। ये तो मैं करा चुका हूं सारे क्वेश्चन। गागर रीति से यहाँ पर कवि का क्या तात्पर्य? गागर रीति का मतलब यहाँ पे खाली, गागर रीति का मतलब यहाँ पर जिसमें बिल्कुल दुख ही दुखों, सुख से वो खाली होती है, उसको गागर रीति कहा जाता है। तो सुखों से यहाँ पर खाली जीवन होता है, उसको गागर रीति कहा जाता है। कविता यहाँ पे कवि ने भावहीन मन को क्या कहा है? तो भावहीन जो मन है उसको यहाँ पर क्या कहा है? तो उसको यहाँ पर भावहीन मन, भाव से हीन मतलब रीति गागर कहा है, खाली दुख, यहाँ पे सुख खाली है। अगला, कवि के जीवन की गागर कैसी है? रीति है भैया, खाली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो खाली कह सकते हैं। ठीक है भैया। अगला देखना, मधुर चांदनी रात किसे कहा है? मधुर चांदनी रात कहा है जीवन की उन मीठी यादों को, उनका भी दौर था भैया, कुछ पल के लिए आई थी मैडम, उसका भी दौर था भैया। तो याद रखना यहां पर क्या हो जाएगा? सुहावनी चांदनी रात नहीं भैया, मीठी जो जीवन की यहां पर मीठी यादों को कहा है। आगे, कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? तो कवि यहां पर किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? तो याद रखना अपने सरल स्वभाव को वो दोष नहीं देना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं सरल सहज आदमी हूं भैया। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मतलब मैं तो यहां पर लिख दूंगा मेरा रस लेकर और अपने यहां पर आप आनंदित होंगे और बाद में मेरी मजाक उड़ाओगे। तो काव्य रस के लिए है यहाँ पर इसका जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए भैया? काव्य रस के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? काव्य रस के लिए हुआ है। कुछ लोग आनंद ना लगा दें इसमें। कवि किन्हें खाली करने वाले बताता है? तो यहां पर याद रखना खाली करने वाले पाठकों को बताता है। यही तो जीवन में सारी चीजों को खाली करते हैं। आगे देखना, व्यंग मलिन का यहाँ पे अर्थ क्या होता है? तो व्यंग मलिन का यहाँ पर होता है, मलिन मतलब होता है गंदा या निंदा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर खराब ढंग से निंदा करना, इसे कहा जाता है व्यंग मलिन कहा जाता है। आगे बढ़ जाओ भैया। कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? किसने धोखा दिया है भैया? हाँ, तो इस सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने धोखा दिया है। किसने धोखा दिया भैया? मित्रों ने धोखा दिया है। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलो आगे बढ़ जाएं। अगला देखना भैया, ये क्वेश्चन आ सकता है। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? उसकी प्रेमिका रह गई भैया, तब तक तो सपना ही खुल जाता है उसका। हाँ, तो यहां पर याद रखना, अगला क्वेश्चन देखना भैया, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है? तो कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है? क्योंकि उसके जीवन में यहाँ पर केवल दुर्बलताएं हैं, इसलिए वो लिखना नहीं चाहता है, तनाव में है। उज्जवल गाथा कैसे गाओ मधुर चांदनी रातों की, इस पंक्ति में यहाँ पर कवि क्या बतलाना चाहता है? तो अपने जो जीवन के निज खुद के यहाँ पर प्रेम प्रसंगों को सबको नहीं बतलाना चाहता है। तो यहाँ पे दिया ही गया है भैया, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, हाँ मधुर चांदनी रातों की। तो यहाँ पर वो अपने जो जीवन के निजी जो प्रसंग है, उसका प्रेम प्रसंग है, उसको वो उजागर करना नहीं चाहता है। बिल्कुल भैया, ये भी सिंपल है। हाँ और क्या, हाँ बिल्कुल, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, हंसते होने उन वाली बातों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका आंसर। कवि ने किसकी उज्जवल गाथा गाने से असमर्थता व्यक्त की है? चलो भैया बताइएगा, किसकी असमर्थता व्यक्त की है? तो उन्होंने मधुर चांदनी रातों की असमर्थता व्यक्त की है। आगे बढ़ना भैया। कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था? तो कवि यहाँ पर किसका स्वप्न देखकर जाग गया था? कवि सुख का स्वप्न देखकर जाग गया था, बाद में उठा तो कुछ नहीं मिला। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? तो अपनी आत्मकथा को यहाँ पर भोली
भोली बताया है। मेरी आत्मकथा सरल और भोली है। कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा ना लिखने का कारण क्या है? वह अपने जीवन के रहस्यों को दूसरों को नहीं बताना चाहता है, इसलिए वो लिखना भी नहीं चाहता है। आगे बढ़ जाओ भैया। कंथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? कंथा का यहाँ पर अंतर्मन के लिए किया है, खुद के लिए किया है, अंतर्मन के लिए किया है। अगला, कभी अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहता है? तो अपने यहाँ पे निजी अनुभवों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है वो। आगे देखना भैया। कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया? खाली घड़े का मतलब असफल जीवन होता है। खाली रीति या असफलता या सुख ना होना। जीवन उधेड़ने का अर्थ क्या होता है? जीवन उधेड़ने का मतलब होता है जीवन को उधेड़ दो, उसके हर रहस्य को जान लो। तो जीवन के रहस्यों को जानना होता है। क्या होता है? जीवन के रहस्यों को जानना। आगे बढ़ जाओ। कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में है? कवि की मौन व्यथा सोई हुई स्थिति में है। कैसी स्थिति में भैया? सोई हुई स्थिति में है। थका हुआ पथिक कौन है इसमें? तो थका हुआ यहाँ पर पथिक कौन है भैया? तो इसमें थका हुआ पथिक कौन है भैया? कवि है। कौन है भैया? कवि है इसमें। आगे देखना, कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? तो कवि का यहाँ पर दाम्पत्य जीवन कैसा था भैया? दुखी था। कैसे? सुखी तो था ही, रीता था भैया, दुखी था, उलझने थी। कवि किसके अरुण कपोलों की ओर संकेत कर रहा है? तो लाल कपोल, लाल गाल किसके? पत्नी के। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? सी हो जाएगा। कवि के लिए किस किस की स्मृति पाथे बन गई है? तो किस किस की स्मृति पाथे बन गई है? तो यहां पर याद रखना, पत्नी की स्मृति पाथे बन गई है। कवि अपने जीवन को कैसा बताता है? बिल्कुल यहां पर वो बताता है मैं बहुत छोटा इंसान हूं भैया, तो वह अपने जीवन को छोटा सा बताता है। अगला, अनंत नीलिमा से यहां पर क्या तात्पर्य है? अनंत नीलिमा मतलब यहां पर विस्तार होना, अंतहीन विस्तार होना। अगला देखना, कवि किसे याद करके दुखी है? तो कवि यहां पर अपने बिल्कुल अतीत को याद करके दुखी है। वो अपने दुख भरे अतीत को याद कर रहा है और वो दुखी हो रहा है। अगला देखना, अभी तक कर मौन रूप से क्या यहां पर सोई हुई है? तो कुछ नहीं सोया है भैया, उसकी व्यथा सोई हुई है पूरी। आगे देखना रे कबूतरों, ये आपका सेवा भावनी का कंसेप्ट है। हाँ, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। बिल्कुल भैया, बदन ना होई दल दक्षिण घमंड माही, ये मैं करा भी चुका हूं। तो ये शिवाजी की यहाँ पर क्या है भैया? ये शिवाजी की वीरता का बखान है। किन्हें देखकर मुगल भयभीत हो जाते थे? तो किसे देखकर यहाँ पर मुगल भयभीत हो जाते थे? हाँ बिल्कुल भैया, किसे देखकर मुगल भयभीत हो जाते थे? उठते हुए यहाँ पर बादलों को देखकर क्या हो जाते थे? भयभीत हो जाते थे। आगे यहाँ पर देखना, किसे देखकर मुगल भयभीत होकर कहते थे कि तीजा की यहाँ पे सवारी ने निकले हुए वीरों के चमकीले सिर पैंच हैं। तो यहाँ पर चमकती हुई बिजली को देखकर, चमकती हुई बिजली को देखकर वो भयभीत हो जाते थे भैया। आगे देखना, देख देख मुगलों की हर में भवन त्यागे, मुगलों की स्त्रियां किन्हें देखकर यहाँ पे घर छोड़ के भाग जाती थी? शिवाजी की सेना को देखकर यहाँ पे घर छोड़ के भाग जाती थी। आगे देखना भैया, कवि ने सितारेगढ़ धारी किसे कहा है? सितारागढ़ धारी कौन है भैया? हाँ बताइएगा। सितारागढ़ धारी, वैसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, रिपीट है आज क्वेश्चन, ये हो चुके हैं, यही क्वेश्चन है मोस्ट वाले। हाँ ठीक है, डन। नहीं भैया, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। सितारेगढ़ धारी यहां पर किसे कहा है? बताइएगा भैया। सितारा का यहाँ पे किला था भैया, उसे किसने जीता था? शिवाजी ने जीता था। ठीक है, हाँ। और क्या, दिल्ली मत भूल कहे बात घन घोर घोर, सुना है कि नहीं सुना? हाँ, दिल्ली मत भूल कहे बात घन घोर घोर, बजात यहाँ पे बाजत नगारे, ये सितारेगढ़ धारी के बाजते नगारे, सितारेगढ़ धारी के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सुन असुरन के सुसीने धड़कते हैं, कौन सी बात सुनकर मुगलों के कलेजे धड़कने लगते थे? हाँ ये अच्छा है भैया।
ठीक है, बेहतरीन पंक्ति है भैया, ये शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और क्या, बिल्कुल भैया, क्वेश्चन भी अच्छा है। हाँ, सुन असुरन के सुसीने धरकत हैं, देवलोक नागलोक नरलोक गावे जस, देवलोक नागलोक नरलोक गावे जस, अजहू लो पर खग दंत खरगत हैं, दंत खरगत हैं। आगे कहता है, कटक कटक काट कीट से उड़ाए केत, कटक कटक काट कीट से उड़ाए केत, भूषण भनत मुख मोर सरकत हैं, मोर सरकत हैं। रण भूमि में अध फेंटे अरसेटे, ये आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, कटक कटक काट कीट से उड़ाए केत। बिल्कुल भैया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया है, ठीक है। शिवाजी का यहाँ पे सलहेरी की जीत का है, यहाँ पे 29 है। नागलोक नरलोक सब यहाँ पे गान कर रहे हैं, तो किसका गान कर रहे हैं भैया? शिवाजी की यहाँ पे सलहेरी की जीत का। अगला देखना, शिवाजी की सेना ने शत्रुओं की सेना को किस तरह काट कर, कीड़े मकोड़ों की तरह काट काट, अभी तो पढ़ा था, कीड़े मकोड़ों की तरह काट दिया था भैया। हाँ, कटक कटक काट कीट से उड़ाए। चलो भैया, ये आपके लिए यहाँ पर होमवर्क रहेगा। इसके क्वेश्चन बाकी शिवा बाबनी मैंने पढ़ा दिए, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग उससे लगा लेना, ठीक है। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और एक और चीज ध्यान रखना, कल यहाँ पर, हाँ, ये आपका ऐसा करेंगे अपन, 2 दिन आपकी ये वाली यूनिट चली करेगी, कौन सी वाली? ये जो आपकी 11 से 19 वाली है, और 2 दिन अपन 1 से 10 वाली उठा लेंगे, तो दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है भैया। डन? कितने लोग एग्री है भैया? कल 1 से लेकर 10 यूनिट में कोई एक क्लास लेकर आएंगे, कोई एक पूरी यूनिट खत्म करेंगे, जो भी होगी। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप लोगों को यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि सेशन कैसा लगा, और ये जो 30 दिन 30 मैराथन वाला कंसेप्ट है, ये आपको कैसा लगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको बेहतरीन लगे होंगे, आशा करता हूं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए बाद में, हर बच्चे का कमेंट में नाम होना चाहिए, हर बच्चे का। कल मैं देखूंगा कितने बच्चों ने आंसर दिया है, तो ये अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे सब बच्चे कम से कम आंसर तो देते हैं। 25 दिन नहीं, अभी हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे भैया। हाँ, अपने पास बहुत दिन है, जरूरी थोड़ी कि तुम्हारा पेपर पहले दिन ही आएगा। हाँ, ठीक है। तो बाकी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और आज यहाँ पे ऑफर भी चल रहा है, गौतम सर के जो बर्थडे था उसके उपलक्ष्य में ऑफर भी है वर्ग 2 के कोर्स पे। इसके अलावा टेस्ट वगैरह, जो टेस्ट सीरीज वगैरह है, तो आप गौतम सर की वीडियो देख लेना भैया, बहुत खतरनाक ऑफर दिए हैं सर ने। हाँ, ठीक है भैया, बाकी मिलते हैं अपन कल। तब तक के लिए यहाँ पर आप लोग बेहतरीन तरीके से, आनंदमय तरीके से, बिल्कुल बढ़िया नींद लो, आराम से सो, और सुबह से फिर स्टार्ट हो जाओ भैया, फिर से पढ़ाई करना, उद्देश्य की ओर निकल पड़े हैं। अब तो भैया जीत कर ही दम लेंगे, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं कल रात 9 बजे। और आप लोग इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल भैया, सभी बच्चे, हर अपडेट आपको मिल जाएगी, इंस्टा फेसबुक हर सोशल मीडिया को आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा भी इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, प्रदीप सर डैश हिंदी, ये इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है भैया। बाकी मिलते हैं कल रात 9 बजे, कुछ अलग करके दिखाना है, ठीक है भैया। आ जाएगी, जज्बे हैं भैया, अलग ही भोकाल है तुम लोगों का। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। कमेंट में इसका आंसर सबका मिलना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय।